हेलो स्टूडेंट्स, जेपी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th में हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अंतर्गत पाठ क्रमांक 7 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जीवन परिचय का अध्ययन करेंगे। उससे पूर्व मैं आपके इनके जीवन परिचय के बारे में मौखिक जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म बसंत पंचमी रविवार सन 1896 को बंगाल के मेदिनीपुर जिले में पिता राम साई त्रिपाठी के परिवार में हुआ था। रविवार को जन्म होने तथा माता के द्वारा सूर्य उपासना यानी सूर्य की उपासना करना, अर्चना करना तथा व्रत करने के परिणाम स्वरूप निराला जी का नाम सूर्यकांत त्रिपाठी रखा गया। इनके निराले स्वभाव के कारण साहित्य जगत ने इनका उपनाम निराला रखा गया। यानी स्वयं अपने आप में एक अद्भुत अनोखे थे उनका स्वभाव, इनके कारण से इनका नाम उपनाम निराला दिया गया। 3 वर्ष की आयु में माता के स्वर्गवास होने, यानी जब 3 वर्ष के आप थे तो माता जी का स्वर्गवास हो गया। पिता का निराला जी के प्रति अक्खड़ व्यवहार होने के यानी रूखा व्यवहार होने के कारण निराला जी अलग अलग एकांत में रहने लग गए। 14 वर्ष की आयु में मनोहरा देवी से विवाह हुआ और वह भी निराला जी की 22 वर्ष की आयु के समय स्वर्ग सिधार अर्थात मृत्यु को प्राप्त होगी। पहले पुत्र का फिर यानी पहले उनके पुत्र का फिर 19 वर्षीय पुत्री सरोज का स्वर्गवास भी हो गया, यानी कि इनकी पुत्री का भी स्वर्गवास हो गया, जिसकी पीड़ा निराला जी ने सरोज स्मृति नामक रचना में व्यक्त। यानी जो इनकी पुत्री 19 वर्ष की आयु में स्वर्गवास होने के कारण से और इन्होंने उसके बारे में सरोज स्मृति नामक एक रचना की अर्थात उसकी कृति लिखी सरोज स्मृति। सन 1916 से 1958 तक उन्होंने लगातार रूप से काव्य साधना की अर्थात लगातार आप कृतियों की रचना करते रहे। उनका स्वर्गवास सन 1961 में हो गया। अब इनके द्वारा जो लिखी गई रचनाएं आपके समक्ष बता रहा हूँ। यानी सबसे पहले अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, रानी और कहानी, नए पत्ते, राम की शक्ति पूजा, अर्चना, आराधना आदि इनके द्वारा रची गई रचनाएं हैं। पुस्तक के अनुसार छायावाद के प्रमुख कवियों में निराला उपनाम से प्रसिद्ध सूर्यकांत त्रिपाठी का जन्म वसंत पंचमी को मेदिनीपुर जिले में हुआ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बसंत पंचमी को मेदिनीपुर जिले में सन 1896 में हुआ था। उनकी औपचारिक शिक्षा हाई स्कूल तक हुई, यानी जो नियम के अनुसार दी जाने वाली जो शिक्षा है वह हाई स्कूल तक हो पाई। तदुपरांत हिंदी, संस्कृत तथा बांग्ला का अध्ययन किया। उसके बाद आपने हिंदी, संस्कृत, बांग्ला आदि का विषयों का आपने अध्ययन किया। 3 वर्ष की बाल्यावस्था में माँ और युवा अवस्था के पहुंचते पहुंचते पिताजी साथ छोड़कर इस संसार से चले गए। जब आप 3 वर्ष के थे तो माँ का देहावसान हो गया और जब आपकी युवावस्था है तो उस समय पिताजी भी शांत हो गए अर्थात उनका भी स्वर्गवास हो गया। यानी बचपन में ही उनके सामने विकट यानी बहुत सारी समस्याएं उनके सामने आ चुकी थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद महामारी में पत्नी, भाई, भाभी और चाचा चल बसे और जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो उनके जो परिवार के अभिन्न अंग जो थे, पत्नी, भाई, भाभी, चाचा, उस समय एक विकट प्रकार की महामारी, तो उस महामारी के कारण से उनका देहावसान हो गया अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गई। अंत में पुत्री सरोज की मृत्यु ने निराला को भीतर तक झकझोर दिया और उसके पश्चात उनकी जो स्वयं की पुत्री थी, सरोज नाम की जो पुत्री थी, उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाने के कारण से निराला को अंत अर्थात उनके हृदय तक को उनको हिला दिया अर्थात जैसे उनकी पुत्री का देहावसान हो या मृत्यु होगी तो वह अत्यधिक दुखी हो गई। अपने जीवन में निराला ने मृत्यु का जैसा साक्षात्कार किया था उसकी अभिव्यक्ति उनकी कई कविताओं में दिखाई देती। यानी उनके सामने खूब सारी समस्याएं आई, विकट परिस्थितियां आई, तो जो विकट परिस्थितियां आई उन्होंने उनका सामना किया और वो जो दुखी जीवन व्यतीत किया उस दुखी जीवन को अपनी काव्य रचना में व्यक्त किया। विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने जीवन में समझौता न करते हुए अपने तरीके से ही जीवन जीना बेहतर समझा। यानी उनके सामने
विभिन्न प्रकार की बहुत सारी दुख भरी घटनाएं घटी और विपरीत समय आया, लेकिन अपने जीवन जीने का जो तरीका था वह उनका अलग था और शानदार तरीके से अपना जीवन स्वयं ने जिया। कविता के साथ उपन्यास, कहानी, आलोचना विधाओं को लिखने वाले निराला मूलतः कवि थे। यानी कवि निराला ने कविता रचना की, उसके साथ उपन्यास, कहानी, आलोचना आदि विधाओं को भी लिखा, लेकिन वास्तव में वे स्वयं कवि थे। उनकी कविताओं में जीवन का यथार्थ चित्रण, यथा मानव की पीड़ा, स्वतंत्रता के प्रति तीव्र आक्रोश, अन्याय तथा विषम जीवन परिस्थितियों के प्रति संघर्ष करने की अदम्य गुण सुनाई देती। यानी कहा जाता है कि उनकी कविताओं में जीवन का वास्तविक, यानी जीवन को कैसे जिया जाए उसके बारे में, साथ में मनुष्य की पीड़ा क्या होती है उसको अपनी कविताओं में व्यक्त किया, और गुलामी के प्रति तीव्र गुस्सा, अन्याय तथा विषम जीवन परिस्थितियों के प्रति संघर्ष करने की उनमें प्रचंड गुण सुनाई देती है। अब आपकी कृतियां अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुनुता, रानी और कहानी, नए पते, राम की शक्ति पूजा, अर्चना, आराधना इत्यादि आपने कृतियां लिखी। अब पाठ परिचय के अंतर्गत कवि निराला की प्रस्तुत कविता अभिनय होगा मेरा अंत जीवन की युवावस्था को अभिव्यक्त करते हुए हृदय की जीवंतता को प्रकटती है। यानी आपने जो कविता रचना की अभिनय होगा मेरा अंत, इसमें आपने जीवन की जो युवावस्था जो अवस्था आती है उसमें उसके बारे में, यानी उसके बारे में अपनी भावना व्यक्त करते हुए हृदय की जो आत्म शक्ति को उन्होंने प्रकट किया। यानी कवि ये कहता है कि जो अभिन्न होगा मेरा अंत, उस कविता रचना की, तो जैसे कवि ये बतलाता है कि मेरे जीवन में जैसे युवावस्था आई, तो उस युवावस्था आते ही मेरे हृदय में एक नए प्राणों का संचार हुआ, जीवन जीने का जो तरीका है अलग है, वो उत्साह के साथ मैंने जिया। जीवन रूपी वन में वसंत ऋतु रूपी हृदयोत्साह कभी भी समाप्त होने वाला नहीं। कवि ये कहता है जिस प्रकार से और वन में वसंत ऋतु आती है, वसंत ऋतु आते ही पूरा वातावरण सुगंधमय हो जाता है, हरियाली से युक्त होता है, उसी प्रकार मेरे जीवन में युवा अवस्था आते ही और मेरे हृदय में एक उत्साह की जो भावना है वह कभी भी शांत नहीं होने वाली है। निराला का कवि किसी एक मुकाम पर आकर ठहरने वाला नहीं। यानी निराला जी जो काव्य रचना करते हैं उनका एक ही उद्देश्य नहीं, वो आगे ही निरंतर काव्य रचना करते जाते हैं। वे इस कविता के माध्यम से निरंतर उत्साह बना रखना चाहते हैं। कवि ये कहना चाहता है जो अभिनय मेरा होगा अंत, उसमें व्यक्ति को उस कविता के माध्यम से ये बताते हैं कि व्यक्ति को उत्साह रखना चाहिए, नवीन भावना रखते रहना चाहिए, जीवन को उमंग के साथ जीना चाहिए। तभी तो वे कहते हैं अभी नहीं होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत। कवि ये कहते हैं कि अभी तो मेरे जीवन का प्रारंभ हुआ, अर्थात मेरे जीवन बसंत रूपी जीवन का प्रारंभ हुआ है, अर्थात युवावस्था ही है, तो मेरे जीवन का अभी अंत नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन में मनोरम बसंत रूपी युवावस्था आई, अर्थात मेरे युवावस्था आई, अर्थात मेरे जीवन का उत्साह प्रारंभ हुआ है। जीवन का ये पड़ाव हाथ पर हाथ रखकर बैठने के लिए न होकर जीवन के कर्म सौंदर्य को निष्ठा पर बढ़ाते रहने के लिए है। कवि ये कहता है कि व्यक्ति को जीवन में आलस्य न करके और विभिन्न प्रकार के कर्म करते हुए और उस कर्म को प्रेम पूर्वक करते हुए हमें आगे प्रगति रथ पर आगे चलते जाना चाहिए। अर्थात हमें जीवन में आलस्य न करके और जो हमारा जो कर्म सौंदर्य है उसको प्रेम पूर्वक आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए, अर्थात परिश्रम पूर्वक हम आगे बढ़ते रहना चाहिए। यह कविता निराला की प्रखर आशावाद एवं जिजीविषा से लबरेज है। यानी कवि ये बताते हैं कि जो अभिनय होगा मेरा अंत जो कविता है वह निराला की तेज आशावादी, यानी उनमें है ना अभिनव होगा मेरा अंत जो कविता है उसमें आशावाद प्रकट होता है,
दूसरी बात, जीवन जीने के जो तरीके होता है वह उससे पूर्णतया भरी हुई है। अर्थात व्यक्ति को जीवन जीने का जो तरीका है वह अपने तरीके से जीना चाहिए। लबरेज का मतलब होता है पूर्णतः से भरा हुआ। तो पुनः देखिए, यह कविता निराला के प्रखर आशावाद एवं जिजीविषा से लबरेज। अभी न होगा मेरा अंत जो कविता है वह आशावाद लिए हुए हैं और जीवन जीने के तरीके से पूर्णतया भरी हुई है। शब्द चयन एवं भाव सौंदर्य अनुपम। कवि ने जो शब्दों का इसमें चयन किया है वो बहुत अच्छा किया है और भावों की जो सुंदरता है बड़ी अनोखी है। मातृवंदना कविता में निराला का राष्ट्र प्रेम मुखरित हुआ है। अब अगली जो कविता है मातृवंदना, उस मातृवंदना के अंतर्गत निराला ने अपने स्वदेश प्रेम की भावना को प्रकट किया है, जिसमें वे अपने अर्जित सभी कर्म फलों को मां भारती के चरणों में अर्पित कर अपने को धन्य महसूस करें। कवि ये कहते हैं कि मातृवंदना कविता के अंतर्गत वे अपने द्वारा प्राप्त जितने भी कर्मों के द्वारा जो फल प्राप्त किए हैं वे उन फलों को मां के चरणों में अर्पित करना चाहते हैं, अर्थात न्योछावर करना चाहते हैं और अपने आप को उन कर्म फलों को न्योछावर करके माता के चरणों में और अपने आप को धन्य महसूस करना चाहते हैं। कवि जीवन पथ की सभी विघ्न बाधाओं को पार करता हुआ मां की सेवा में अपना बलिदान कर उसे दुख से मुक्त कराना चाहता है। यानी कवि मातृवंदना नामक जो कविता रचना की है उसके अंतर्गत ये बताते हैं कि मेरे जीवन रूपी पथ में, अर्थात मेरे जीवन में आने वाली विभिन्न प्रकार की जो बाधाएं हैं उनको मैं पार करता हुआ और मैं अपनी माँ की सेवा करता हुआ अपने आप को बलिदान कर दूं और मैं माँ को दुख से मुक्त करना चाहता हूँ। विनय शिल्प में लिखी गई यह एक अद्भुत कविता है। विनय रूपी कला में लिखी गई ये जो कविता है बहुत अनोखी है। अभी नहीं होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत, अभी नहीं होगा मेरा। ये जो कविता है इसका मैं संदर्भ आपको बता रहा हूँ। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की द्वारा रचित अभी नहीं होगा मेरा अंत कविता से उद्धृत। अभी जो इसका प्रसंग आपको मैं बतला रहा हूँ, इसमें कवि ने जीवन के प्रति आशा उत्साह का स्वर व्यक्त हुआ है, यानी व्यक्ति को आशा रखनी चाहिए। अभी नहीं होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत, अभी नहीं होगा मेरा अंत। कवि ये कहता है, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं कि अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा, अभी ही तो मेरे जीवन में मनोरम बसंत रूपी युवा अवस्था आई है, अर्थात उत्साह का नया विस्तार हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी तो मेरे जीवन का प्रथम चरण प्रारंभ हुआ है और अभी मेरी आयु शेष बची, मेरा जीवन बहुत लंबा है, इसलिए मेरे जीवन का अंत अभी नहीं होगा। अभी इसमें कवि ने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने विशेष क्या बात बताई? इसमें कवि का आशावादी, उत्साहपूर्ण तथा जिजीविषा से युक्त स्वर व्यक्त हुआ है। भाषा भावों के अनुकूल है, मुक्त छंद में रचना रची है। अर्थात अभी मुक्त छंद क्या होता है? जिसमें परंपरा से हटकर रचना की जाती है उसे मुक्त छंद कहते हैं। इन छंदों में लय होती है किंतु मात्रों तथा वर्णों की विशेष संख्या पर ध्यान नहीं दिया जाता है।